Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In this video, we will study about megasporogenesis and development of embryo sac. मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जानना होगा व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच मेगास्पोर दैट इज फीमेल गैमेट आर फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेट यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां पे ध्यान देंगे, मेगास्पोर मदर सेल द सेल विच प्रोड्यूस और फॉर्म मेगास्पोर और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। तो एंड मेगास्पोर मदर सेल इज डाइप्लॉयड सेल and megaspore mother cell is abbreviated as MMC, megaspore mother cell, and this megaspore mother cell is diploid cell, and this diploid cell form megaspore. And this process is called megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस में ये एमएमसी कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है, तो हम पहले प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है थ्रू मियोसिस, और 11 का एक चैप्टर है सेल डिवीजन, और उस चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है मियोसिस के बारे में। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस क्या है? सो मियोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पेरेंट सेल जो होगा 4 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, और प्रत्येक डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा पेरेंट सेल के हाफ होगा, आधा होगा। तो यहां पे ध्यान देंगे, दिस इज एमएमसी एंड दिस एमएमसी मेगास्पोरोजेनेसिस अकर, और मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स थ्रू अ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। And in meiosis there are 4 megaspores are formed, or we can say in meiosis MMC divide into 4 daughter cells, and these daughter cells are called megaspores. 1, 2, 3 and 4. These are megaspores. फिर मियोसिस का दूसरा टर्म कहता है, दूसरा लाइन कहता है सेकंड लाइन में कि इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस करके घट करके आधा हो जाता है टू द पेरेंट से। पेरेंट के पास में 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज पेरेंट सेल इज डाइप्लॉयड, और मियोसिस होने के बाद यह डाइप्लॉयड क्रोमोसोम जो है, स्ट्रक्चर जो है, क्या बन जाएगा? आधा हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे 2n है तो 2n का आधा n, 2n का आधा n। इसका मतलब मेगास्पोर जो होगा, जो डॉटर सेल बनेगा, उन सब के पास क्रोमोसोम की संख्या n। इसका मतलब
एमएमसी डिवाइड करता है 4 डॉटर सेल में, और 4 डॉटर सेल के पास में जो क्रोमोसोम की संख्या होगी आधा होगी, हाफ होगी, और ये हैप्लॉइड होगा, यानी कि मेगास्पोर्स आर हैप्लॉइड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इस मेगास्पोरोजिनेसिस के बारे में। तो मेगास्पोरोजिनेसिस डिफर करता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुका है। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में कहता है कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन किया जाता है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। और वहां पे भी सेम मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन जहां पे होगा वहां पे पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। तो वहां पे भी 4 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। और वहां पे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में हमने देखा था कि जो 4 सेल बना था वो चारों सेल आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि उसे हम लोग टेट्राड कहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आफ्टर ड्राइंग अप ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम टेट्राड। तो यानी कि सिंपल सा बात हम कह दें कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इस मेगास्पोरोजिनेसिस में भी 4 मेगास्पोर का तो फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन कहता है कि इसमें से कोई एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होगा। इन 4 में से कोई एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होगा, बाकी 3 जो होगा वो डीजेनरेट कर जाता है, यानी कि खराब हो गया, बेकार हो गया। इसका मतलब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, और माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, जबकि मेगास्पोरोजिनेसिस में सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड मेगास्पोरोजिनेसिस। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो इसमें से 3 जो होगा वो डीजेनरेट कर जाएगा, और जो बच जाएगा ये होगा फंक्शनल मेगास्पोर। अब ध्यान दिया जाए, अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ। ये तो बात हो गई हम लोग का मेगास्पोरोजिनेसिस का, शायद आप मेगास्पोरोजिनेसिस समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग का पार्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट तो कहता है कि यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये डेवलप कर जाता है फीमेल गैमीटोफाइट में, और फीमेल गैमीटोफाइट को ही हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमीटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फीमेल गैमीटोफाइट? ओव्यूल, पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक और इंडोस्पर्म। सो द राइट आंसर विल बी एम्ब्रियो सैक। अब आगे चलते हैं इस टॉपिक पे, इस पार्ट पे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। चलिए यहां पे हम आते हैं। दिस इज आवर फंक्शनल मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड, जो कि हैप्लॉइड होता है। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर में जो है डेवलप करता है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। कैसे, हाउ? सो देखेंगे यहाँ पे कि इस फंक्शनल मेगास्पोर की जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में रिपीटेटिव डिवीजन होता है, लगातार डिवीजन होता है। और डिवीजन कैसा होता है तो याद रखेंगे, वो डिवीजन माइटोसिस होता है। मियोसिस अभी हमने इससे पहले बताया ही। यहाँ पे जो डिवीजन होगा न्यूक्लियस के अंदर वह माइटोसिस होगा। और माइटोसिस किसे कहते हैं तो ऐसा डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में, और प्रत्येक डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के बराबर होता है। इसके पास ध्यान देंगे कितने क्रोमोसोम, तो n क्रोमोसोम। ये डिवाइड कितने में करेगा तो माइटोटिकली 2 सेल में, और प्रत्येक सेल के पास क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी तो इसके बराबर होगा, यानी कि n ही होगा। तो कहता है कि इस फंक्शनल मेगास्पोर में रिपीटेटिव सेल डिवीजन होगा। और वो सेल डिवीजन कैसा होगा तो कहता है कि सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा विदाउट
साइटोकाइनेसिस, यानी कि उसके साइटोकाइनेसिस तत्काल नहीं होगा। और कब तक लगातार डिवीजन होता रहेगा? तो ये डिवीजन तब तक होगा जब तक कि उस फंक्शनल मेगास्पोर में यानी कि एम्ब्रियोसैक में 8 न्यूक्लियाई ना बन जाए, यानी कि 8 न्यूक्लियाई बनने तक उसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा। तो चलिए करवा कर देखते हैं। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। हियर इज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस। इन माइटोसिस द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई। फर्दर माइटोसिस अकर, फिर से माइटोसिस, क्योंकि हमें 8 न्यूक्लियाई बनाना है। फिर से माइटोसिस, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड किया तो 2 न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई में, ये भी 2 में, ये भी 2 में डिवाइड करेगा और इस प्रकार से 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ जाएगा, 4 न्यूक्लियाई बन जाएगा। फर्दर mitosis occur and as a result there are 8 nuclei are formed। और जिसका रिजल्ट होगा इस 4 में, जब फिर से माइटोसिस होगा चारों में, तो फिर से 2-2 में डिवाइड करेगा, यानी कि 4 गुना 8, ये टोटल 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड कर जाएगा। दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ये जो स्टेज दिख रहा है वो 8 न्यूक्लिएटेड है, यानी कि ये जो सब न्यूक्लियाई जो है ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद क्या होगा? कहता है कि ये जो 8 न्यूक्लियाई है फर्दर ऑर्गेनाइज करेगा एक स्पेसिफिक मैनर में, खास मैनर में ऑर्गेनाइज करेगा और फॉर्म करेगा एक मैच्योर एम्ब्रियो। तो इस स्ट्रक्चर से को हम लोग मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, एम्ब्रियो सैक में डेवलप करेगा। अब ये एम्ब्रियो सैक में किस तरह से रीअरेंज करेगा ये न्यूक्लियाई, तो इसको हम यहां से अगले स्टेप में दिखलाते हैं। तत्काल हम इसे इरेज करेंगे और इरेज करने से पहले एक बार फिर से हम इसको आपको रिवाइंड करवा देते हैं। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कहां से आया? तो एमएमसी जो था इसमें मियोसिस हुआ था और मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर आउट ऑफ 4 3 आर डीजेनरेटेड, 3 डीजेनरेट कर दिया गया था एंड the megaspore which remain is called functional megaspore। जो बच गया था वो functional megaspore कहलाया and this functional megaspore is here। in functional megaspore repetitive mitosis occur। रिपीटेटिव माइटोसिस इसमें होता है। तो फर्स्ट माइटोसिस हुआ, इसका न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड कर गया। माइटोसिस 4 न्यूक्लियाई, माइटोसिस 8 nuclei and then these all 8 nuclei are reorganized in embryo sac। तो चलते हैं इसको इरेज करते हैं और इस स्ट्रक्चर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यहां पे था इसको हम यहां पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। 1 2 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस सिंगुलर, न्यूक्लियाई प्लूरल। न्यूक्लियाई organize into definite or specific manner।
एक स्पेसिफिक मैनर में, खास तरीकों में यह अरेंज करता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब ये 8 न्यूक्लियाई जो है रीअरेंज करेगा, तो हाउ विल दे रीअरेंज? सो आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई 3 मूव टुवर्ड्स कैलाजल एंड, 3 मूव टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड एंड रिमेनिंग 2 रिमेन इन द सेंटर। ध्यान देंगे, एक सेल है, दिस इज सिंगल सेल, और इस सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियस है मौजूद यहाँ पे। अब होता क्या है कि हमने आपको कहा कि कैरियोकाइनेसिस अकर्स विदाउट साइटोकाइनेसिस, इसके पास में साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ है। अब इन सब के पास चारों तरफ से साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू होगा। इस दौरान में रीअरेंजमेंट के दौरान में जैसा कि हमने अभी बताया कि इस आउट ऑफ 8 3 न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर किसे कहेंगे? माइक्रोपाइलर एंड कौन होगा? तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर पिछले क्लास में हमने बताया था, दिस इज ओव्यूल, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चलाजा और कैलाजा। सो दिस एंड इज कॉल्ड कैलाजल एंड एंड दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर end, and this embryo sac remain in micropylar region of nucellus। nucellus क्या था? तो यहाँ पे जो इस एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो थे, इस पैरेन्काइमेटस टिश्यूज को हम कहे थे न्यूसिलस, और यह एम्ब्रियो सैक जो है इसी न्यूसिलस में इम्बेडेड होता है। कहाँ इम्बेडेड होता है? तो माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर रीजन में यह इम्बेडेड होता है। ध्यान देंगे, तो ये तो हो गया आपका ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस, दीज आर न्यूसिलस, and within this nucellus embryo sac is embedded towards the micropylar end। ये वाला माइक्रोपाइलर एंड इधर और इधर कैलाजल एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ न्यूसिलस में मौजूद होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। तो ये हो गया ओव्यूल का को रिवाइंड करवा दिए, एक कैलाजल एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कैलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड। अब ध्यान देंगे, हमने आपको कहा कि आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई 3 मूव टुवर्ड्स कैलाजल एंड, 3 जो होगा कैलाजल एंड के तरफ मूव करेगा। ध्यान देंगे, ये जब अब इसके चारों तरफ से सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, और सेल वॉल फॉर्मेशन होने के साथ साथ ये मूव करना शुरू कर दिया है, रीअरेंज होना शुरू किया है। रीअरेंजमेंट के दौरान 3 मूव कर चुका है कैलाजल एंड के तरफ। दीज 3 आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। These 3 cells are called antipodal cells। आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वह सेल जो कैलाजल एंड के तरफ हो उसे क्या कहेंगे? दो, these are called antipodal cells। These antipodal cells are vegetative in nature। That means
This antipodal cells provide nutrients. Antipodal cells are वेजिटेटिव। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि एक घर है, इस घर में 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर में से 3 मेंबर जो है खाना किचन में काम कर रहे हैं, यानी कि भोजन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो दिस जो भोजन में किचन में काम इन्वॉल्व है, वो तीनों सेल को कहा गया है एंटीपोडल सेल। दिस ऑल 3 cells which are involved in kitchen are called antipodal cells. These antipodal cells are vegetative in nature. Next, 3 move towards micropylar end. 3 move towards micropylar end. यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 3 सेल इस जगह पे आ चुका है। And this group of cells is called egg apparatus, और इस 3 ग्रुप को हम कहते हैं एग apparatus. The middle cell or bigger cell of egg apparatus is called egg. This red color cell is egg, which involve in fertilization, जो इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन में। एंड ये दोनों एग के अगल बगल वाला जो सेल दिख रहा है, एक कहलाता है सिनर्जी और हेल्पर सेल्स। These two are synergid or helper cells. These synergids help egg in providing nutrients. ये जो सिनर्जिड सेल है, एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखते होंगे पुराने सीरियल में राजा या रानी बैठी रहती है, बगल में 2 दासियां पंखा झेलते रहती है। वो जो दासियां हैं, उन दासियों का नाम है सिनर्जिड। वो दासी जो पंखा झेलते रहती है, वो रानी को मदद करते रहती है, हेल्प करते रहती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहती है। यहाँ तो किचन है, लेकिन रानी किचन में नहीं जाती है, वो दाई जाकर किचन से खाना लाकर देते रहती है रानी को। तो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर सेल जो दिख रहा है, जिसे एग कहा गया है, वो है रानी, और इस रानी के अगल बगल में 2 दासियां, और इन दासियों का नाम है सिनर्जिड, और इसी एग को मदद कर रही है। इस वजह से इस सिनर्जिड सेल को हेल्पर सेल के नाम से भी जानते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द एग, एग को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिनर्जिड, द बेस ऑफ सिनर्जिड पोजेस फिली लाइक स्ट्रक्चर, रेशेदार स्ट्रक्चर रखता है। यहाँ पे मौजूद क्या होगा, रेशा के जैसा इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, फिली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और इस फिली लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस और सिनर्जिड एक काम और इम्पॉर्टेंट काम करता है। वो इम्पॉर्टेंट काम ये है कि यह केमिकल का सेक्रेशन करता है, और वह केमिकल पॉलन ट्यूब को अपनी ओर
अट्रैक्ट करता है। तो हमने बताया था कि ये स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। पॉलन ग्रेन लैंड करने के बाद पॉलन ग्रेन के अंदर मौजूद मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के सहारे ओव्यूल तक पहुंचाएगा। वो पॉलन ट्यूब तो ओव्यूल में आ जाएगा, लेकिन उस ओव्यूल को क्या पता कि रानी किधर बैठी है, एक किधर बैठी है। तो उस दौरान में यह सिनर्जिड सेल जो है और फिलिफॉर्म अपरेटस जो है, यह केमिकल सेक्रेट करेगा और वह केमिकल उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद वो एक के पास ले आएगा। तो नेक्स्ट 3 इधर और 3 इधर, बच गया 2। तो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई रिमेन इन द सेंट्रल सेल। दिस इज सेंट्रल सेल। ये क्या है? सेंट्रल सेल है, ये बीच वाला सेल है, मुख्य सेल है। और ये जो 2 न्यूक्लियाई है, इसके चारों तरफ सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और ये क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेंट्रल सेल एक सेल था, उसी सेल को हम लोग सेंट्रल सेल कह रहे हैं और उसी सेल के अंदर मौजूद है ये 2 न्यूक्लियाई। और इन दोनों न्यूक्लियाई को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। These nuclei are called polar nuclei. These polar nuclei fuse before fertilization and form diploid secondary nucleus, and then this secondary nucleus fuse with second male gamete and form endosperm, the nutritive tissue of embryo sac. embryo sac का nutritive टिश्यू होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब फर्टिलाइजेशन बताएंगे। उसके बाद हम एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी दिखलाएंगे, एंडोस्पर्म का फंक्शन भी दिखलाएंगे। खैर, ये था बेसिक स्ट्रक्चर और टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का यह टिपिकल स्ट्रक्चर था। तो आपको ये सारा इस सेल को याद रखना होगा, इसके पोजीशन को याद रखना होगा। एंटीपोडल सेल किस एंड पे रहता है, एग अपरेटस किस एंड पे रहता है, सिनर्जिड सेल कहाँ होती है, एग कहाँ होता है, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ होता है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे भी देखे हैं 1 न्यूक्लियाई। यानी कि यह जो एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने सेल, तो 3 सेल इधर दिख रहा है, 3 सेल यहाँ दिख रहा है और एक सेंट्रल सेल है जो पूरे उस सेंट्रल सेल के अंदर में ही 6 जो सेल है मौजूद है। तो ये 3 इधर 3 इधर और एक बड़ा वाला, टोटल 7। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस स्ट्रक्चर को जगह नहीं है। 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। यह है, दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो ये था हमारा ये टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। थैंक यू। दिया जाए, यह है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट्स और 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट इज ऑब्लिक आर। यानी कि इस क्वेश्चन को हम हिंदी में समझा दें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हीट का 100 ग्रेन्स बनाना है या जाइगोट बनाना है, तो इसके लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कितना बार मियोसिस होगा तब जाकर के 100 ग्रेन्स बनेंगे या जाइगोट्स बनेंगे। तो ये आपके